नमस्ते दोस्तों। आज हम हमारी मातृभाषा भाषा में हम समझेंगे। हिंदी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। यहाँ पे एक व्यापार का वेयर हाउस में एक तरीका जो कि मतलब रियल टाइम में हम यूज़ करते हैं इसको। पहले मैं बेसिक प्रोसेस समझाऊंगा आप सबको। होता क्या है, देखो, जब भी हम वेंडर जो होता है विक्रेता, अच्छा वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस क्या है? एक गोदाम है, केवल एक गोदाम है, गोडाउन है या बड़ा वेयर हाउस है जिसके अंदर हम कोई भी सामान को परचेज करते हैं। ठीक है, किससे? विक्रेता से, या इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं वेंडर और सप्लायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं वेयर हाउस के अंदर सामान को कुछ टाइम पीरियड के लिए, या कुछ प्रोडक्शन करते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, वो हम लेते हैं, परचेज़ करते हैं अपने वेयर हाउस के अंदर, कुछ असेंबल करते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने फॉर एक उदाहरण देता हूँ कि एक मैंने बड़ी बेरिंग है, वो मैंने परचेज़ करी। कुछ बेरिंग्स हैं जो यूज़ होती हैं एक हैवी मशीनरी में, वो बेरिंग्स को मैंने परचेज़ किया। कुछ मार्केट में विक्रेता है, ठीक है, जिसे हम वेंडर या सप्लायर कहते हैं। वो ख़रीदने के बाद में, उनसे परचेज़ करने के बाद में, मैंने उन बेरिंग्स को हमारे वेयर हाउस के अंदर लेके आया। लेके आने के बाद में हमारे वेयर हाउस में जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, उसके अंदर डिफरेंट कुछ अलग से प्रोसेस सेट किए। जैसे कि उसमें ग्रीसिंग की, ऑयलिंग कर दी, कुछ अच्छा सा पैकेजिंग कर दिया उसके अंदर, और अच्छे से बबल स्ट्रैप्स वगैरह यूज़ कर दिए, जिससे कि उस बेरिंग्स की लाइफ बढ़ गई और क्वालिटी बढ़ गई और वैल्यू भी बढ़ गई। नॉर्मल बेरिंग ली हमने, ठीक है, वेंडर से, विक्रेता से, उसको अपने वेयर हाउस के अंदर लेके आए। वेयर हाउस के अंदर लेके आने के बाद हमने ग्रीसिंग की, ऑयलिंग की, उसके बाद हमने उसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें ऐड की बेरिंग्स में, जैसे जंग मत लगे, रस्ट मत लगे, तो हमने उस पर कुछ ऑयल, एडिशनल ऑयल लगाया। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में उसको हमने अच्छे से पैक किया, अच्छे से पैकेट्स के अंदर। फिर हमने उसको प्रॉपर जो बॉक्स होते हैं, जिसको हम वेयर हाउस की भाषा में हम उसे हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं, तो हैंडलिंग यूनिट्स के अंदर उसको हमने पैक करने के बाद में हमारी जो अलमीरा है, मतलब हमारा जो, उसको हम स्टोरेज टाइप बोलते हैं, जैसे स्टोरेज टाइप बोलते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, क्योंकि सिस्टम नंबर से समझता है चीज़ों को। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। तो उसमें हमने क्या किया, वो जो हैंडलिंग यूनिट है, बॉक्सेस हैं जहाँ पे हमने पैक किए बेरिंग, उसको ले जाके हमने वहाँ पे रख दिया। रखने के बाद में कभी भी हमको सेल्स की रिक्वायरमेंट आई, अगर कोई हमारा कस्टमर, जैसे मार्केट में मल्टीपल कस्टमर्स हैं, उनको ख़रीदना है, तो हमने क्या किया, वहाँ पे उनको बेच दी, वो बेरिंग सप्लाई कर दी उनको हमने। ठीक है, तो उस कस्टमर के लिए हम क्या बन गए, हम बन गए उसके लिए सेलर। ठीक है, हम बन गए उसके लिए वेंडर, विक्रेता। ओके, सो एक आज प्रोसेस बताऊंगा आपको मैं वेयर हाउस के अंदर। जब भी वेयर हाउस के अंदर डोर पे, जहाँ से रिसीव करते हैं हम आइटम, वहाँ पे कभी भी अगर कोई जैसे ट्रक आता है सामान लेके, ठीक है, विक्रेता की तरफ से, वेंडर की तरफ से, सप्लायर की तरफ से ट्रक लेके आया सामान को, ठीक है, लोडिंग, वो वेयर हाउस से डॉक होती है, ठीक है, डोर से। वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ से अनलोडिंग शुरू हो जाती है। अनलोडिंग कैसे होती है? डायरेक्ट अनलोड करके हम उसको डायरेक्ट प्लेस नहीं करेंगे। अनलोडिंग करने के बाद के टाइम पे उसको वेयर हाउस के अंदर जो वर्कर्स होते हैं ना, वो उनके हाथ में एक मोबाइल टाइप की डिवाइस होती है। आपने देखा होगा, कभी भी शॉपिंग मॉल में कहीं भी जाओ तो वो स्कैन करते रहते हैं। इवन शॉपिंग मॉल में कुछ खरीदने गए तो मोबाइल टाइप की डिवाइसेस होती हैं उनके पास। तो डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस होती हैं, उनका साइज़ होता है। तो वो क्या करते हैं, अभी जैसे एक पहला बॉक्स उन्होंने अनलोड किया तो उसको वो स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे स्कैन करते हैं, क्या स्कैन करते हैं उसके ऊपर बॉक्स पे, उस पर हमारे पास बार कोड्स होते हैं। बार कोड क्या होता है, कभी भी आप, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कभी भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है, उसके ऊपर
कोड ऐसे लाइन 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 लाइन, या तो स्क्वायर में या तो स्क्वायर टाइप में लाइन, कोड्स होते हैं, बार कोड्स होते हैं। बार कोड्स के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? एग्जाम्पल, जैसे प्रोडक्ट क्या है, और अगर कोई फूड आइटम है या अगर मिल्क पैकेट कभी खरीदे तो देखो उसके पीछे भी होता है, या कोई भी अगर हम खाने वाला सामान खरीदे उस पे भी होता है, प्रोडक्ट पे भी होता है, नॉन फूड आइटम पे भी होता है, नॉर्मल पे भी होता है। तो उसके पीछे बार कोड्स पे लिखा होता है, देखो बार कोड होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, कभी एक्सपायर होगा, कब बना था, बेस्ट बिफोर डेट क्या इसकी, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी कितनी है, पूरा। तो पूरा वो जो डिटेल होती है बार कोड्स के अंदर, हैंडलिंग यूनिट जो कि होता क्या है, एक बॉक्स होता है, ठीक है, वेंडर सेंड करता है हमको, जिसके अंदर सामान डाल के भेजता है हमको, ठीक है। मिक्स भी डाल के सामान उसमें हमें भेज सकता है वो, या अलग अलग सामान अलग अलग बॉक्सेस में बड़े हैंडलिंग यूनिट में भी भेज सकता है। वो डिपेंड करता है कि बिजनेस कैसे। अच्छा, हैंडलिंग यूनिट जो होते हैं वो काफ़ी वेट होल्ड करते हैं अपने अंदर। तो उसके नीचे जो होता है उनका बेस, जिसके ऊपर वो रखे जाते हैं, वो लकड़ी का होता है, वुड का होता है, नहीं तो वो प्लास्टिक का बना होता है, ताकि वो वेट उसका प्रॉपर हैंडल कर पाए, ठीक है। बिकॉज लकड़ी भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है वेट के लिए, तो इसलिए वो प्रेफरेबल वही ज़्यादातर यूज़ होती है। तो जब हम वो हैंडलिंग यूनिट को रिसीव करते हैं ना अपने वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस वर्कर्स क्या करते हैं, जिसे हम वेयर हाउस रिसोर्स कहते हैं या वेयर हाउस वर्कर्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं जो हैंडलिंग यूनिट के ऊपर बार कोड्स होते हैं। तो जैसे वो हैंडलिंग यूनिट के ऊपर से बार कोड स्कैन करते हैं ना, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, उस हैंडलिंग यूनिट के अंदर, बॉक्स के अंदर क्या क्या है, कितना आइटम है, क्या क्या है, वो सब जो है जाके हमारे सिस्टम के अंदर सेव हो जाती है, हमारे सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, SAP EWM में क्या है, एक रिक्वायरमेंट आई हमारे पास। उस रिक्वायरमेंट में क्या था, स्टैंडर्ड RF स्क्रीन होती है। एक्चुअली जर्नल जो स्टैंडर्ड RF स्क्रीन होती है ना, उसमें कुछ फील्ड्स होती हैं, कुछ बटन्स होते हैं, कुछ डिटेल्स होती हैं। वो हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, ओके। तो इसलिए हमें स्क्रीन पे एनहांसमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हैंडलिंग यूनिट ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन थी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब भी हम कभी मार्केट में ट्रेड करते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। जैसे कभी कभी हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पे देखा होगा, ब्रैकेट में कुछ नए प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा ऐसा CE लिखा होता है, C&E, और डिफरेंट टाइप के लाइक आइकन्स बने होते हैं। या चार्जर का भी आप देखो, लैपटॉप का, मोबाइल का उठा के उस पर बने होते हैं, वो CE लिखा होता है, नहीं तो डिफरेंट टाइप के आइकन्स, वो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो, ओके। तो वो क्या होता है, जैसे CE का मतलब होता है कन्फर्म टू द यूरोपियन स्टैंडर्ड, ओके। तो वो कोई भी चीज़ अगर हमें सेल करनी है या परचेस करनी है, उसी तरीके से जैसे हमारे देश में भी है, ठीक है, और मेड इन भारत, ओके। तो उसी तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है बिजनेस ट्रेड में, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो मैं पहले बताता हूँ। एक होता है GTIN 12, ठीक है। हम अगर इसमें और डिटेल जानने के लिए हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं मोर डिटेल्स। GTIN 12 का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट नंबर, ओके, यूनिवर्सल प्रोडक्ट नंबर। मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो यूज़ होता है ये USA में होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास होता है GTIN 13। GTIN का मतलब होता है फुल फॉर्म गुड्स ट्रेड। देखो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है GTIN, ये एक स्टैंडर्ड है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है बिजनेस, अगर हमें करना पड़ता है तो करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है GTIN स्टैंडर्ड। सो ग्लोबल ट्रेड नंबर ऑफ द आइटम, जो भी हम प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका एक ग्लोबल ट्रेड नंबर होता है। USA अमेरिका के लिए होता है, USA के लिए GTIN 12। GTIN 13 जो होता है वो EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर EU के लिए होता है। GTIN 14 जो होता है यूज फॉर कंडीशन लॉजिस्टिक